भेड़ और बकरी का आहार प्रबंधन। भेड़ और बकरी खासकर सीमांत किसान के लिए, छोटे किसान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है। बकरियों को छोटे किसानों का पोर मैन्स काऊ कहा जाता है, गरीब आदमी की गाय कहा जाता है, जबकि भेड़ बकरी दोनों को पोर मैन्स एटीएम कहा जाता है, गरीब आदमी का एटीएम, कि जब उसे पैसे की जरूरत हो वो अपनी भेड़ बकरी बेच ले सकता है। आज भी हमारे भारतवर्ष में कई जातियां हैं जो इस व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। खासकर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो गुज्जर, बकरवाल, गद्दी जाति जम्मू से, चौपान जाति कश्मीर से, चंगपा जाति लद्दाख से भेड़ बकरी व्यवसाय से जुड़ी हुई है। आज भी हमारे यहाँ पे शादियां भेड़ बकरियों के संख्या देख के की जाती। तो संख्या की बात करें तो वर्तमान जनगणना जो 2019 के दौरान हुई, इसके मुताबिक देश में कुल बकरी आबादी 148.88 मिलियन है, जबकि भेड़ों की आबादी लगभग आधी है, जो कि 74.26 मिलियन बनती है। बकरी की आबादी के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है और भेड़ों की आबादी में हम तीसरे स्थान पे है। जबकि बकरी के दूध की बात करें, जैसे मैंने आपको जानते हैं आप कि बकरी को दूध के लिए और मांस के लिए पाला जाता है, जबकि भेड़ को मांस और ऊन के लिए पाला जाता है। बकरी के दूध के अन्य कई फायदे हैं कि ये इसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो लोगों को एलर्जी होती है लैक्टोज से, वो कम रहती है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम बनता है, ट्राइग्लिसराइड्स कम रहते हैं, और ये सब कुछ गुण हैं जो बकरी के दूध में पाए जाते हैं। हमारे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बकरी की आबादी राजस्थान में है, इसके बाद पश्चिम बंगाल में। और भेड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा भेड़ तेलंगाना प्रदेश में पाई जाती है। जम्मू कश्मीर यूटी में प्रदेश में हम छठे स्थान पे भेड़ों पे आते हैं। स्लाइड में आप देख सकते हो कि जो जनगणना 2019 में हुई थी, अगर उसकी हम तुलना 2012 से करें तो बहुत सारे जो पशु है उनकी जनसंख्या कम हुई है। गाय और भैंस में थोड़ी वृद्धि हुई है और बाकी जानवरों की दर जो है कम हुई है। बट भेड़ और बकरी 10 से 14% 2019 में इनकी जनसंख्या बढ़ी है। बकरी की हमारे भारतवर्ष में 37 पंजीकृत नस्लें हैं और एक नस्ल इसमें से हमारे जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। जबकि भेड़ों की बात करें तो 44 पंजीकृत नस्लें भेड़ों की है और उनमें से 4 नस्लें हमारे जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं, जो कि बकरवाल, करना, गुरेज, पुंछी, आप ये देख सकते हैं। ये 4 नस्लें हमारी जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। बकरियों की बात करें तो मीट के लिए जो विदेशी नस्ल है वो बोयर नस्ल अच्छी मानी जाती है, जिससे साथ हम क्रॉस ब्रीडिंग करा के अपने बकरियों के का मांस उत्पादन बढ़ा सकते हैं। वही बकरियों के दूध की बात करें तो उसके लिए हमारी देशी नस्ल बीटल अच्छी रहती है, जबकि विदेशी नस्ल की बात करें तो स्विस अल्पाइन अच्छी रहती है। और भेड़ों में दोहरे उद्देश्य वाली जो विदेशी नस्लें जो कि मीट के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो रैम्बॉयले और स्विस अल्पाइन आगी, ये सॉरी दूध के लिए, और मीट के लिए डॉर्पर और रोमेनोव नस्लें मीट के लिए अच्छी हैं। ये रैम्बॉयले और स्विस अल्पाइन में हमें मीट भी मिलेगा और ऊन भी अच्छी मिलेगी। इसके साथ ही एक कश्मीरी मेरिनो ब्रीड हमारे क्रॉस ब्रीड है जम्मू कश्मीर में जो पाई जाती है, जिससे अच्छी क्वालिटी का पाशमीना हम मिल सकता है। भेड़ बकरी के प्रबंधन की बात करें तो 4 स्तंभ होते हैं, जिसमें प्रजनन प्रबंधन आ गया, आहार प्रबंधन आ गया
और वैसे ही दवाई के लिए या वैक्सीनेशन की टीकाकरण के लिए हम प्रबंधन आ गया और रिप्लेसमेंट आ गई। इन चारों में से सबसे ज्यादा अधिक लागत आहार प्रबंधन पे आती है। लगभग 70% खर्च जो है वो आहार प्रबंधन पे आता है। प्रजनन पे ज्यादा बात करते हुए नहीं, मैं आपको बस एक स्तंभ नियम बताना चाहूंगा कि आप नर भेड़ू या बकरा जो इस्तेमाल कर रहे हैं प्रजनन के लिए, 2 साल प्रजनन में इस्तेमाल के बाद आपने 2 साल से ज्यादा उसको प्रजनन के लिए जोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। और भेड़ हो या बकरी हो, ये दोनों सीजनल पॉलीइस्टरस है, यानी कि जब छोटे दिन होते हैं तब ये जुड़ने के लिए तैयार होती है। क्योंकि जब छोटे दिन होते हैं तो एक ग्लैंड होता है दिमाग में जिसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं, इससे मेलाटोनिन निकलता है हार्मोन। वो हाइपोथैलेमस पे एक्ट करके जीएनआरएच रिलीज कराता है, जिसे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। ये पिट्यूटरी से रिलीज के ये हाइपोथैलेमस से रिलीज करके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा और एफएसएच और एलएच रिलीज करता है, जो कि ओवरी पे जाके एक्ट करेगा, जिससे ये प्रजनन में आती है। टीकाकरण की बात करें तो गोट पॉक्स, एफएमडी, एचएस, बीक्यू, फुट रॉट, ब्रुसेलोसिस, ये कुछ बीमारियां हैं जो भेड़ बकरियों में आती हैं। डिवर्मिंग की बात करें तो 3 महीने के मेमने या बकरी के बच्चे को हमें कीटनाशक, ये जो कीड़ों के लिए दवाई है वो देनी चाहिए और हर 3 महीने के बाद हमें ये रिपीट करना है। लेकिन ये, जैसे आपने एक नाम सुना होगा शटल प्रोग्राम, कि हम जब चिड़ी छिक्का खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, कि चिड़ी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जाती है, वैसे ही हमें एक ही दवाई को, एक ही डीवार्मर को लगातार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे रेजिस्टेंस आ सकती है। तो अगर हम शटल प्रोग्राम की तहत के 3 महीने पे हम एक दवाई इस्तेमाल करें, 3 महीने के बाद हम दूसरी दवाई इस्तेमाल करें, और वो भी फीकल अकाउंट करा के, तो ये अच्छा रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, आज का जो हमारा विषय है आहार प्रबंधन, उस पे बात करते हैं। सबसे पहले कि जब हमारा मेमना पैदा हो जाए, भेड़ का बच्चा पैदा हो जाए या बकरी का बच्चा पैदा हो जाए, इसका वजन 1 से 2 किलो के बीच में रहता है। मैं ये 1 से 2 किलो इसलिए कह रहा हूँ कि जब ट्रिपलेट्स होते हैं किसी जिन बकरियों में, ये कॉमन है, आमतौर पे होते हैं, तो उनमें 1 किलो का वज़न रहता है बच्चे का, और जहाँ 2 या 1 बच्चा रहता है, उनका वज़न ज़्यादा रहता है। तो पैदा होने के बाद सबसे मुख्य खुराक इनकी होती है खीस। खीस रेचक रहती है, इसे हमें 1 किलो पे 100 ml के हिसाब से पिलाना चाहिए, और ख़ास तौर पर शुरू के 24 घंटे में हमें ये खीस पिलानी बहुत ज़रूरी होती है। खीस में आम दूध से तुलना करें तो हर पोषक तत्व 5 गुना ज्यादा रहता है। जैसे नॉर्मल दूध में 4% प्रोटीन रहता है, तो इसमें 22 से 25% तक प्रोटीन रहता है। ऐसे ही हर पोषक तत्व इसमें ज्यादा रहते हैं। साथ में इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जब शुरू शुरू के 24 घंटे में आंतों में एक खास तरीके के सेल्स होते हैं, जो कि इन पूरे इम्यूनोग्लोबुलिन को एनगल्फ कर लेते हैं, उनको अंदर ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, चूस लेते हैं, और ये इम्यूनोग्लोबुलिन जब पूरा अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ताकत देता है बीमारियों से लड़ने की बच्चे को। इससे हमें 1/10 ऑफ द बॉडी वेट के, अगर हमारा 1 किलो का बच्चा पैदा हुआ है तो 100 ml हमें 2 से 3 खुराकों में इन्हें से देना चाहिए। 4 दिन के बाद हम दूध पे आ जाते हैं, जिसे 60 से 90 दिन तक पिलाया जाता है। खीस को हमें देना बहुत ज़रूरी है कि ये रेचक रहती है। मैं एक बार फिर बता दूँ, ये बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करती है बच्चों को। और 2 दिन के बाद जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं, कि जो प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स हैं, ये भी आंतड़ियों में निकल जाते हैं, आ जाते हैं, जो इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स को तोड़ देंगे। इससे बच्चे को
फिर फायदा नहीं होगा, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन आंतों में ही टूट गए, ये पूरा का पूरा इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी एब्जॉर्ब नहीं हुआ। 15वें दिन से हम क्रीप फीड देते हैं। क्रीप आ गया कि माँ को हमने जिस खाने में रखा है उसमें एक एनक्लोजर सा, एक बांधा बना दी जाती है, जिससे बच्चा तो आगे पीछे जा सकता है लेकिन माँ नहीं जा सकती। इस एनक्लोजर को, इस बाधा को क्रीप कहते हैं, और इस बाधा में जो हम खाना खिलाते हैं बच्चे को, इसे क्रीप फीड कहते हैं। आम बंडे से तुलना करें क्रीप फीड की तो इसमें प्रोटीन ज्यादा रहता है, लगभग 22% प्रोटीन इसमें रहता है इस क्रीप फीड में, और 15वें दिन से हमें ये खिलाना शुरू कर देना चाहिए। इससे बच्चा जल्दी बढ़ेगा, और जब हमने माँ से बच्चे को अलग करना है, जिसे वीनिंग कहते हैं, वो उसके प्रभाव कम पड़ेगा। आदर्श क्रीप फीड की संरचना में आप देख सकते हैं कि मक्का, ग्राउंडनट केक, गेहूं का चोकर, गुड़ हम इस मात्रा में मिला देंगे। लेकिन बच्चे का पेट में जो जुगाली करने वाले जानवर है, इनका पेट के 4 हिस्से होते हैं, जिसे र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम कहा जाता है। ये र्यूमन, इसमें बड़े सारे कीड़े होते हैं जिसकी वजह से ये घास को पचाते हैं। शुरू के 90 दिन में र्यूमन अच्छी तरह से पूरा फंक्शनल नहीं हुआ होता है, आहिस्ता आहिस्ता विकसित हो रहा होता है। तो वो एक नॉन रूमिनेंट के बगैर जुगाली करने वाला, जिसका एक ही स्टोमक का हिस्सा हो, उस जानवरों की तरह होते हैं। इसलिए अगर हो सके तो इस क्रीप फीड में कोई एक एनिमल प्रोटीन सोर्स, वो चाहे मछली, सूखी मछली का चूरा आ गया जिसे फिश मील कहते हैं, या मीट बोन मील कहते हैं, वो मिला देनी चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 से 3 दिन तक हमें कोलोस्ट्रम देना है प्रति बच्चे के हिसाब से, कि अगर 1 किलो का बच्चा है तो 100 ml, 2 किलो का बच्चा है तो 200 ml, 3 किलो का बच्चा है तो 300 ml, और इसे हमें 2-3 खुराकों में देना है। फिर हम दूध को देंगे और आहिस्ता आहिस्ता दूध को हम कम कर देंगे, और 15वें दिन से हम क्रीप फीड ये स्टार्ट कर देंगे, ये शुरू कर देंगे, ताकि बच्चा का र्यूमन जल्दी बने और वो घास पे जल्दी आए, घास जल्दी खाना शुरू कर दे। और चारे को भी अच्छी गुणवत्ता वाला चारा, ये भी हमें 15वें दिन से थोड़ा थोड़ा करके दे देना चाहिए, मुफ्त चयन के हिसाब से जितना वो खा लें। अगर हम भेड़ बकरियों के पोषण की बात करें तो अलग अलग स्थितियों के हिसाब से हमें उन्हें खिलाना चाहिए। सूखी बकरियां वह हो गई जिसे हमने क्रीप फीड जैसे 90 दिन तक खिला दी, तो 90 दिन से जब तक वो प्रजनन में ना आ जाए उसी सूखी बकरियां कहते हैं। और प्रजनन के वक्त हमें प्रारंभिक और मध्य गर्भावस्था के दौरान अलग फीड खिलानी है, और गर्भावस्था की अंतिम तिहाई में हमें अलग फीड खिलानी है। अब ये जो फीड है, ये जो बंडा है, हमें ये कैसे बनाना है, इसे लिए हमें ताकत वाले स्रोत चाहिए, प्रोटीन वाले स्रोत चाहिए, खनिज चाहिए, इन सबको मिलाना होता है। ये कैसे मिलाना है, इसकी विधि क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि जो भी हम बंडा बना रहे हैं, इसमें 60 से 65% तक ताकत वाले स्रोत रहते हैं। इन ताकत वाले स्रोतों में 2 चीजें आ गई, एक अनाज दाने वाला, दूसरा उनका अनाज का बाई प्रोडक्ट, के मेन फसल नहीं, दूसरी चीज। एनर्जी सोर्स में जो ताकत वाले स्रोत है, जिसमें मैंने सीरियल्स की बात करे, अनाज वाले दानों की बात करे, इसमें हमारा मक्का आ जाता है, मक्की दाला आ जाता है। मक्की को पूरा साबता नहीं देना है क्योंकि ये अच्छी तरह से पचेगा नहीं, और ये मिंगरों के रास्ते, फीसिस के रास्ते, मिंगरों के रास्ते बाहर आ जाएगा, जिससे फार्मर को, किसान को नुकसान होगा। तो इसलिए हमें इसको दाला बनाना बहुत जरूरी है। तो अनाज की बात कर रहे थे हम कि उसमें मक्की दाला आ जाता है, जौ दाला आ जाता है।
वैसे ही बाई प्रोडक्ट की बात करें, उसमें पत्री आ जाती है जिसे व्हीट ब्रान कहते हैं या चोकर कहते हैं। तो 40 से 45 किलो हमें अनाज वाला दाना डालना है, उसका दाला डालना है, 20-25 किलो हमें पत्री डालनी है। इसके बाद 33 किलो लगभग हमें खल डालनी है, जो कि मुख्य प्रोटीन का स्रोत रहेगा। इसमें हमारी मूंगफली की खल डाल सकते हैं या सरसों की खल डाल सकते हैं, जिसे मस्टर्ड केक कहते हैं, या फिर हम बिनोला खल डाल सकते हैं, जिसे हम कॉटन सीड केक कहते हैं। ये 33 किलो डालनी है। 2 किलो हम मिनरल मिक्सचर डालेंगे, अगर हमारा वो इनऑर्गेनिक वाला मिनरल मिक्सचर है, वो हम 2 किलो डाल देंगे और 1 किलो हम नमक डाल देंगे। इस विधि के हिसाब से हम पूरा बंडा मिला लेंगे। अब बात आती है कि मैं हर जगह 2-2 चीज़ें बोल रहा हूँ कि अनाज वाले दालों में हम मक्की दाना डालेंगे या जौ दाना डालेंगे। ये मक्की दाना कब डालेंगे और जौ दाना क्यों कब डालेंगे? इस पे बात करें कि सर्दियों की वक़्त हम मक्की दाना डालेंगे और गर्मियों के समय में हम जौ दाना डालेंगे। आपने सुना होगा घरों में अपने कि कहते हैं कि गर्मियों में ज़्यादा मूँगफली नहीं खाओ, नहीं तो गर्मी हो जाएगी। कि इसकी तासीर गर्म है। ये तासीर ये होती है कि जब जानवर फीड खाता है तो जो है जैसे मक्की खाता है, मक्की का दाना खाता है, तो पेट के अंदर जाके उसमें फर्मेंटेशन होती है, हीट कुछ गर्मी पैदा होती है अंदर और ये गर्मी कुछ तत्वों से ज़्यादा बनती है, जिसको हम कह देते हैं कि इसकी तासीर गर्म है और कुछ तत्वों से कम बनती है। मक्की से गर्मी ज़्यादा बनेगी, इसलिए हम इसको सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं ताकि ये गर्मी इस्तेमाल हो जाए शरीर को गर्म रखने के लिए। और सर्दियों में ऐसे ही हम मक्की दाना डालेंगे और गर्मियों में हम जौ दाना डालेंगे। अब बात करते हैं खल की, जिसमें मैं बार-बार कह रहा था कि बिनोला खल या सरसों की खल ठंडी होती है, इसे हम गर्मियों में डालेंगे और बिनोला खल गर्म होती है, इसे हम सर्दियों में डालेंगे। अब कुछ भेड़ बकरियों में ऐसी बात आती है कि वो मस्टर्ड सरसों की खल खाना पसंद नहीं करती है, तो इसलिए ये सरसों की खल के चूरी भी आती है, जिसमें छोटे-छोटे केक्स होंगे मस्टर्ड के, छोटे-छोटे होंगे, उसको चूरी कहा जाता है। इस चूरी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि अच्छे से मिश्रण बन जाए, इससे जानवर मस्टर्ड केक को, सरसों खल को खा लेता है। तो मैं संक्षिप्त में दोबारा बताऊँ कि 40 से 45 किलो हमें मक्की दाना या जौ दाना डालना है, 20-25 किलो हमें पतरी डालनी है, लगभग 33 किलो के हमें खल डालनी है, जो कि प्रोटीन का स्रोत रहेगा, 2% हमें मिनरल मिक्सचर, खनिज डालना है, 1% हमें नमक डालना है। अब सर ने जैसे डायरेक्टर साहब ने कहा कि लोकली अवेलेबल फीड स्टफ्स को बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल देना भी चाहिए। जैसे मैं आरएसपुरा में हमारा कॉलेज है, वहाँ पे चावल की खेती बहुत होती है। तो चावल के बारे में मैं आपको बताऊँ कि एक तो हमें तो मिल जाती है, जिसे हम पैडी स्ट्रा कहते हैं। ऊपर से चावल के बाहर एक छिलका रहता है, जिसे हम फ़क कहते हैं, जिसे इंग्लिश में राइस हस्क कहा जाता है। ये राइस हस्क बिछाई के काम आता है या राइस हस्क बिछाई के काम आता है या इसको पाउडर करके इसका चूरा बना के घोड़ों को, जो कि बड़े घोड़े हैं, उनको खिलाया जाता है। फिर चावल का दाना आ गया, इसके ऊपर एक पतला सा छिलका होता है जिसे ब्रान कहते हैं, जिसे चावलों की पतरी कहते हैं और ये अंदर से चावल थोड़ा हल्का सा पीला रहता है। इस पीलेपन को निकालने के लिए मशीन से गुजारा जाता है और ये जो पीलापन निकलता है इसको, इसे बुगदू कहते हैं। इस बुगदू को इंग्लिश में राइस पॉलिश कहते हैं। अब पूरा जो चावल आ गया साबता, वो हम खा लेते हैं या दोबार के चावल के 2 हिस्से, इसे दोबार कहते हैं। दोबार को भी छोटे-छोटे जो चावलों के दाने होंगे, उसको कनी कहते हैं। चावलों की कनी कहते हैं, इंग्लिश में इसे ब्रोकन राइस कहते हैं। और एक और क्लासिफिकेशन है जिसे नक्कू कहा जाता है। नक्कू हो गया कि चावलों के दानों का बिल्कुल छोटा-छोटा सा हिस्सा। ये हम 5% तक डाल सकते हैं। हमें एनर्जी सोर्स जो है, हमारे ताकत वाले स्रोत जो है, 5% हमने कम कर देने हैं, पतरी को कम कर देना है और उसकी जगह हम बुगदू
नक्कू या इन तीनों में से एक डाल सकते हैं, या बुगदू या नक्कू या फिर हमारा आ गया कनी। वैसे ही व्हीट ब्रान जो कनक की पतरी है, इसकी जगह हम राइस ब्रान डाल सकते हैं। खास करके राइस ब्रान में तेल भी रहता है, तो राइस ब्रान में तेल भी रहता है, तो गर्मियों में हम तेल वाला यूज कर लेंगे ताकि उसमें हीट अप जो मैं तासीर कह रहा था वो कम ठंडी होती है, और गर्मियों के लिए हमें तेल निकाल के डी ऑयल्ड राइस ब्रान बेहतरीन रहता है। अब ये हमें कितना खिलाना है, जैसे कि आप बात करो भेड़ों की, तो आपने देखा होगा कि आपको कहते होंगे कि एक जो भेड़ अपने वजन पा चुकी है, उसे 2.7 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है, और 27 ग्राम टीडीएन चाहिए होता है पर केजी मेटाबॉलिक बॉडी वेट के हिसाब से। मेटाबॉलिक बॉडी वेट आपको समझ नहीं आएगा कि बॉडी वेट को 3 बार मल्टीप्लाई करना और 2 बार स्क्वायर करना, लेकिन मैं आपको थंब रूल के हिसाब से बताऊंगा कि जितना उसका वजन है उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, उसको 10 के साथ ज़रब दे लो। जैसे 30 किलो की बकरी या भेड़ है, तो उसे 300 ग्राम बंडा चाहिए होता है ताकि वो अच्छे से रह सके। और सूखी बकरियां, जैसे मैंने आपको पहले बताया, निराई के बाद प्रजनन से पहले तक जो समय रहता है उसे सूखी बकरी या सूखी भेड़ कहा जाता है। उसे हमने ये 300 ग्राम बंडा जो है वो खिला देना है। अगर हम उसके साथ ही 3-4 किलो हरा चारा भी मिला के खिला दें तो उसे टीएमआर कहते हैं, टोटल मिक्स्ड राशन। इससे रेशा भी उसे उसी वक्त मिल जाएगा, ताकत भी मिल जाएगी, विटामिन भी मिल जाएंगे पूरे, और प्रोटीन भी मिल जाएगी। प्रजनन की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अक्टूबर महीने के आसपास प्रजनन में जम्मू कश्मीर में भेड़ बकरियां आती हैं, तो हमें पता है कि अक्टूबर में आएंगी ये, प्रजनन में आएंगी, हीट में आएंगी, गर्मी दिखाएंगी, तो हम उसके 2-3 हफ्ते पहले से ही इसको अच्छे से खिलाना शुरू कर देंगे। इसे फ्लशिंग कहा जाता है। 25% हम ज्यादा खिला देंगे बंडे का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 40 किलो की अगर हमारी भेड़ है तो उसको 400 ग्राम बंडा चाहिए, तो 25% हो गया कि इस 400 ग्राम का 25% हो गया कि हम 100 ग्राम और खिला देंगे। 400 ग्राम की जगह 500 ग्राम खिलाएंगे, आधा सुबह खिला देंगे, आधा शाम को खिला देंगे, ताकि उनकी प्रजनन क्षमता बढ़े, ओवुलेशन दर में वृद्धि हो, गर्भधान भी इससे बढ़ता है, और जो बच्चे पैदा होते हैं, मेमना पैदा होता है या बकरी का बच्चा पैदा होता है, वो स्वस्थ रहता है। फ्लशिंग राशन की बात करें, जो बंडा बनाने की मैंने आपको विधि बताई, वो 25% आप ज्यादा खिला देंगे। भेड़ और बकरियों का गर्भधान 150 दिन का रहता है। 150 दिन के बाद वो बच्चा देती हैं। तो शुरू के 100 दिन में बच्चे की जो वृद्धि है वो ज्यादा नहीं होती, और ज्यादातर वृद्धि आखिरी 50 दिन में होती है। तो शुरू के 100 दिन में आप जो मेंटेनेंस के हिसाब से मैंने आपको कहा कि 10 ग्राम प्रति के किलो लाइव वेट के हिसाब से, कि 50 किलो की बकरी है तो 500 ग्राम 10 के साथ ज़रब दे देनी है आपने। लेकिन लास्ट के 50 दिन में आपने 15 ग्राम प्रति लाइव वेट के हिसाब से खिलाना है। 15 ग्राम से आप 50 को ज़रब दे दोगे, क्योंकि उस टाइम उसके अंदर जो बच्चा है उसकी वृद्धि ज्यादा रहती है। जो स्तनपान करने वाले हैं जानवर हैं, जो दूध पिलाने वाले जानवर हैं, क्या आपको पता है कि बड़े जानवर में 305 दिन के लिए वो दूध देती है, लेकिन भेड़ों की बात करें तो वो लगभग 100 से 150 दिन तक दूध देती है, जबकि बकरियों की अलग-अलग नस्लों के हिसाब से 150 से 280 दिन तक हमें दूध मिलता है। तो 3-4 हफ्तों के बाद दूध में वृद्धि हो जाती है, कि शुरू में जैसे वो बोली दे रही है, जिसे खीस कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं, और 5वें दिन से वो दूध देना शुरू कर देगी,
तो 2-3 हफ्तों के बाद, 3 हफ्तों के बाद कोई 26वें दिन से इसके दूध में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो और उसने बच्चों को दूध पिलाना है, बकरी है, उसने हमें भी दूध देना है। और बकरी में, भेड़ों में लगभग हम उसका दूध इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो 4 महीने के बाद हम भेड़ों में बच्चे को माँ से अलग कर देते हैं, जिसे वीनिंग कहा जाता है। जबकि बकरियों की बात करें तो अर्ली वीनिंग करते हैं, जल्दी ही कोई 28 दिन पे ही बच्चे को माँ से अलग कर देते हैं और क्री फीड को उस टाइम बढ़ा देते हैं। और यही फायदा है कि हमने उसको शुरू से कहा देना स्टार्ट कर दिया 14वें दिन से, 14th डे से, कि वो क्री फीड को खाना शुरू कर दे, ताकि हम जब 28वें दिन तक उसको खाने की आदत पड़ जाए और जब हम माँ से अलग करें तो बच्चे को कमजोरी ना पड़े। और इस वक्त हमें शुरू के 6 हफ्ते तक 20 ग्राम प्रति लाइव वेट के हिसाब से बंडा जो है देना चाहिए। उसके बाद हम 15 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से दे देंगे और उसके बाद लास्ट के दिनों में 10 ग्राम पे हम आ जाएंगे। अब फीड से संबंधित किसानों को बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, जैसे कि हरे चारे की उपलब्धता मौसमी है, कि आपको पता है कि मौसमी चारा वह हो गया कि जो मौसम के हिसाब से, जैसे कि खरीफ चारा आ गया, रबी चारा आ गया और ज़ैद चारा आ गया। खरीफ चारे की बात करें तो इसकी बुआई इन्हीं महीनों में की जाती है और इसकी कटाई हम सितंबर अक्टूबर में जम्मू कश्मीर में कर दी जाती है। और अक्टूबर में हम रबी की बुआई कर देते हैं, जो दिसंबर के आखिर में और जनवरी फरवरी तक, मार्च तक हमें मिल जाती है। खरीफ की बात करें तो मक्का, चरा, कॉफी ये उगाया जाता है। जबकि रबी की बात करें तो बरसीम, जिसे स्टाला कहते हैं, और जवी, जिसे ओट कहा जाता है, इसको उगाया जाता है। अब इसके साथ ही मैं आपको बात बताऊं कि एक एडू स्टाला होता है, जो कि नॉर्मली क्या होता है कि रबी में जब हम दिसंबर एंड से हमें बरसीम मिलना शुरू हुआ, ये फरवरी तक हमें खत्म हो जाता है, लेकिन एड उस्टाला जो है वो मार्च तक हमें आ जाएगा। इसी के साथ कुछ पेरेनियल सोर्स हो जाते हैं कि जिसको एक बार बुआई कर दी तो 2-3 साल तक हमें फसल मिलती रहती है, जैसे कि हमारा नेपियर हो गया, या बहुत सारी घासें हो गई, ये टॉप फीड्स हो गई, ये पेड़ों के पत्ते हो गए, ये पेरेनियल सोर्सेस में आते हैं। तो अक्टूबर नवंबर में और मई जून में हमारे पास हरे चारे की कमी रहती है। इसके लिए हम चारे की, जब हमारे पास चारा ज्यादा है, उसकी संभाल कैसे कर सके, उसको उसका सूखा घास बना सकते हैं जिसे हे कहते हैं, या उसका अचार बना सकते हैं जिसे मुर्गास या सैलेज कहते हैं, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। अच्छा, चरागाहों की गुणवत्ता भी हमारी खराब है, उसको भी इम्प्रूव करने की, उसको में भी सुधार लाने की जरूरत है, उस पर भी हम बात करेंगे। इन समस्याओं को काबू करने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं, कि जैसे सर फीड ब्लॉक्स की बात कर रहे थे, यूरिया मोलेसिस मिनरल ब्लॉक्स कहा जाता है उनको, या मल्टी न्यूट्रिएंट ब्लॉक कहा जा सकता है। ये एक ईंट होती है, वो कैसे बनती है, उसकी सामग्री क्या है, उसके बारे में हम अभी वार्ता करेंगे। या पूर्ण फीड का निर्माण, जिसे हम टोटल मिक्स राशन कह सकते हैं। यूरिया गुड़ तरल फीड, यूरिया मोलेसिस की एक लिक्विड फीड भी आती है, कि कभी कहीं सूखा पड़ गया तो वहां पे हम अपने जानवरों को क्या क्या खिलाएं, उसमें ये बहुत कारगर है। भूसे का यूरिया उपचार, इसके बारे में बात करेंगे कि 100 किलो पराली या पो को बिछा दिया जाता है एक तरपाल के ऊपर, और उसके 4 किलो यूरिया को 40 लीटर पानी में मिला दिया जाता है, और इसका घोल जो है, ये छिड़काव जो है इसका लेयर बाय लेयर के थोड़े से स्ट्रा पे कर दिया, 10-15 किलो हमने भूसा बिछा दिया, उस पे छिड़काव कर दिया, उसके बाद फिर दोबारा ऊपर से हमने पराली डाल दी, इस हिसाब से फिर इसको बंद कर दिया जाता है, तो जिसकी वजह से इसकी गुणवत्ता जो है, इसमें प्रोटीन जो है बढ़ जाता है, क्योंकि नॉर्मली आप व्हीट स्ट्रा की, जिसको पो कहा जाता है, इस पो में 1 से 2% तक प्रोटीन रहता है। जबकि पैडी स्ट्रा की बात करें, जिसको हम पराली कहते हैं, इसमें 1% तक प्रोटीन रहता है। और डाइजेस्टिबिलिटी, अगर जो पाचन के करने के बाद जो हम देखें, तो प्रोटीन खासकर जानवरों को बहुत ही कम 0.5% तक पो में मिल जाता है, पराली में नहीं मिलता।
तो इससे प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है और साथ में ही इसमें पाचन क्रिया में भी वृद्धि आती है। साइलेज बनाने की बात करेंगे, फलों और सब्जियों के अपशिष्ट का कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, क्या-क्या है, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम यूरिया शीरा खनिज ब्लॉक के बारे में, जिसे हम पशुओं की ईंट कहते हैं कि बड़े सारे जैसे उत्तराखंड में पहाड़ी इलाके हैं या हमारे यहाँ कुछ पहाड़ी इलाके हैं, खासकर यहाँ पे फास्फोरस की बहुत डेफिशिएंसी होती है। फास्फोरस आपको पता है कि ये एक ऐसा खनिज है कि जो कि हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम के साथ-साथ बहुत ज़रूरी है और ताकत भी जो है फास्फोरस से मिलती है। ये इनको मांसपेशियों को ताकत मिलती है फास्फोरस से। तो अगर हम इस हिसाब से ये ईंटें बना दें, तो इससे हम उनकी पूर्ति कर सकते हैं। इसके बनाने के लिए सामग्री अलग-अलग सामग्रियों का बना सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पे जैसे आप देख सकते हैं कि मस्टर्ड ऑयल केक, जिसे हम सरसों खाल कहते हैं, डी ऑयल्ड राइस ब्रान, चावलों की पत्री, यूरिया और कैल्शियम और फास्फोरस के लिए डाई कैल्शियम फास्फेट, चूना लाइमस्टोन पाउडर, मिनरल मिक्सचर और मोलेसिस, जिसे हम शीरा कहते हैं या राब कहते हैं। इसमें इसको मिला के हम फीड ब्लॉक इस हिसाब से ईंट बना सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लीफ मील मिक्सचर, LMM लिखा हुआ है, लीफ मील मिक्सचर। ये 3-4 पत्ते जैसे कि कचनार हो गया या जामुन हो गया, सिरी हो गया, इन पत्तों को सुखा के इनकी चूरी बनाई जाती है, उसे लीफ मील मिक्सचर कहते हैं। इन पत्तों में प्रोटीन की मात्रा अधिक रहती है, साथ में ही इसमें टैनिन्स रहते हैं। आप देखते होंगे कि जो लोग गुज्जर बकरवाल है और वो दवाई भी नहीं खिलाते डीवर्मिंग कीड़ा मारने वाली, और जब तब भी उनके बकरियां जो है स्वस्थ रहती है। उसका असली वजह ये है कि वो पत्ते खिलाते हैं, पत्तों में टैनिन होता है। ये टैनिन एक तो प्रोटीन को बाईपास कराता है कि र्यूमन से बचा के सीधे इंटेस्टाइन तक, आंतड़ियों तक ले आता है, और दूसरा ये जो भी ये कीड़े पेट के अंदर वाले कीड़े हैं, उनका प्रजनन को रोकता है। कीड़ों के प्रजनन को रोकने में बहुत सहायक होता है टैनिन्स, जो कि पेड़ के पत्तों में पाया जाता है। इनको मिला के हम इस हिसाब से डाई बना सकते हैं, लकड़ी की डाई बना सकते हैं। उसमें हम गोल या चौकस आकार के फीड ब्लॉक्स बना सकते हैं, और या तो ऐसी 7-8 हज़ार की आप मशीन बना सकते हैं। ये बाज़ार में भी मिलती है, ये IVRI 12,000 में बेचता है, जबकि अगर आप खुद बनाओगे तो 7-8 हज़ार की ये बन जाती है। जो सामग्री मैंने आपको बताई, इसका मिश्रण कर लेते हैं। बस मिश्रण करते वक़्त हमने यूरिया को पहले अलग से पानी में घोलना है, थोड़े से पानी में, और इसको इसके ऊपर छिड़काव करना है ताकि पूरे सामग्री में अच्छे से वो मिक्स हो जाए, मिल जाए। और उसके बाद इसमें मशीन में डाला जाता है और यहाँ से इसको दबाया जाता है, और नीचे एक गीला सा ईंट तैयार हो जाएगी, जिसे 1-2 दिन के लिए सुखाया जाता है धूप में, और हमारी ईंट तैयार हो जाती है। ये एक अध्ययन स्कॉस्ट ने किया था या हमारे कॉलेज ने किया था, कि जिसमें हमने पेड़ों की पत्तियों को 20% के हिसाब से इस फीड ब्लॉक में इस्तेमाल किया था, और देखा गया था कि अ, इनकी मेंगनों में जो अंडे हैं वो कम हो जाते हैं। और ऐसे ही एक अध्ययन है जिसमें पाया गया कि जिस भेड़ या बकरी को ये ब्लॉक खिलाया गया अन्य सामग्रियों के साथ, तो बॉडी वेट में, वजन में वृद्धि ज्यादा मिली। इसके साथ ही जहाँ बहुत ज्यादा सूखा पड़ता हो, तो वहां के लिए एक विधि है यूरिया मोलेसिस लिक्विड फीड की, जिसमें 2 किलो यूरिया को पानी में मिला दिया जाता है, और 100 लीटर मोलेसिस में ये 2 किलो यूरिया पानी में मिला के थोड़े से इसमें डाल दिया जाता है। इसमें 1 किलो नमक, 20 ग्राम विटामिन ए और 2 किलो मिनरल मिक्सचर
खनिज मिला दिया जाता है और इसको 50-100 ml के हिसाब से सूखे के साथ दिया जाता है, ताकि उस वक्त भी, उस ड्रॉट के वक्त, उस सूखे के वक्त भी जानवरों को पोषक तत्व मिल सके। ऐसे ही कंप्लीट फीड ब्लॉक आते हैं, जिसमें हरे चारे के साथ साथ वो बंडे को मिलाया जाता है कि पहले, सबसे पहले कुतरन कर दी जाती है, कुतरन हरे चारे की, और थोड़ा सा सूखा चारा भी आप मिला सकते हो, और इसको बंडे के साथ मिला के राब डाल के एक ईंट टाइप बड़ी सा ब्लॉक बना सकते हैं। और जिन जगहों पे ड्रॉट पड़ता हो, सूखा पड़ता हो, या जहाँ पे खाने के लिए अधिक भेड़ बकरियों के लिए नहीं है, वहां पे भी ले जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये ईंटें या ये ब्लॉक एक गाड़ी में ज्यादा वजन के हिसाब से आएंगी, इसके नस्बत के हम हरा चारा ले जाएं या सूखा चारा गाड़ी में ले जाएं। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे पशु आहार के रूप में फल और सब्जियों के अपशिष्ट का क्या महत्व है, कैसे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हम भारत हमारा फलों और सब्जियों का दूसरा प्रमुख उत्पादक है। विश्व में 10% तक हम फलों में उत्पादन में योगदान देते हैं, और सब्जियों में 14% तक हमारा योगदान रहता है। और आप मंडियों में आप फलों को या सब्जियों को खरीदने जाएं तो आप देखते हैं कि बहुत सारी फल या सब्जी वहां पे वेस्ट हो रही होती है, कि वो नुकसान हो रहा होता है, कि वो खराब सब्जियों को फेंक देते हैं, या साफ करने के लिए ग्रेडिंग करते वक्त के उनको फलों को और सब्जियों की ग्रेडिंग करते वक्त के अच्छी सामान को अलग करते वक्त ये चीजों को फेंक देते हैं। और भारत में 30 मिलियन टन हर साल ये अपशिष्ट बच जाते हैं, और इसको अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं भेड़ बकरियों को खिलाने के लिए। सेब की बात करें तो 60% जो भारत में सेब होता है, इसका 60% हमारे जम्मू कश्मीर में पैदावार है, और 20-30% हमारे हिमाचल में है और उत्तराखंड में होता है। सेब से खासकर जूस निकालते वक्त, जैसे कि आप देखते हो एप्पी फिज या एप्पी या एप्पल ड्रिंक्स आती हैं बड़ी सारी, डेलमोंट एप्पल ड्रिंक आती है, तो ये जो बच गया उसे पोमेस कहते हैं। जूस निकालने के बाद जो अवशिष्ट बच गया उसे पोमेस कहते हैं, और इस पोमेस में 4% तक प्रोटीन रहता है, और NF भी रहती है कि इसमें गुलशन शीरा भी सही मात्रा में रहता है, और इसे हम अपने जानवरों को खिला सकते हैं। एक और अध्ययन किया था NDRI ने, कि जिसमें 3 उन्होंने ग्रुप बनाए, 3 भाग बनाए। एक भाग में जानवरों को बरसीम है खिलाया, ओट है खिलाया, और ग्रीन कन्वेंशनल फीड खिलाई, बंडे के साथ साथ हरा चारा जो आमतौर पे दिया जाता है वो खिलाया। और ट्रीटमेंट 1 में, इस भाग में इन्होंने 20% तक मटर के छिलके और गाजर का साइलेज खिलाया। साइलेज क्या होता है मैं इसके बारे में आपसे आगे जाके बात करूंगा। और ट्रीटमेंट 2 में, इस भाग में इन्होंने हे बिल्कुल नहीं खिलाया, पी पार्ट्स को जो मटर के छिलके हैं उनको बढ़ा दिया, और ये देखा कि उनका रासायनिक संरचना लगभग सब कुछ बराबर थी। आप रेशा देखें वो भी बराबर है, आप फैट की मात्रा देखें वो भी लगभग बराबर है, प्रोटीन की बात करें वो भी लगभग बराबर आई। और ये देखा गया कि ट्रीटमेंट 2 में और 1 में के वजन जो है बच्चों का वो ज्यादा मिला हमें, जो हम कन्वेंशनल फीड खिला रहे थे, जो हम हरा चारा और बंडा मिक्स करके खिला रहे थे, उसकी तुलना में हमें ज्यादा वजन मिला मेमनों का, बच्चों का। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि कुछ जलीय पौधे भी हैं जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जानवरों के भोजन में। सबसे पहले जलकुंभी की बात करें, जलकुंभी में अच्छी मात्रा में प्रोटीन रहती है। ये झीलों में, जलाशयों में पाया जाता है, और इसे हम सुखा के या
धो के अपने जानवरों को खिला सकते हैं। वैसे ही एक और झोला होता है, इसे तैरता हुआ फर्न कहते हैं। इसमें भी 22% तक प्रोटीन रहता है और खनिज की मात्रा भी इसमें बहुत अधिक रहती है। इसे हम अपने भेड़ बकरियों में खिला सकते हैं और किस मात्रा में खिलाएंगे वो मैं आपको बताऊं कि 300 से 500 ग्राम हम इसे खिला सकते हैं प्रतिदिन। इसकी वजह से हमारा खनिज का इस्तेमाल जो कि लगभग 110-120 रुपए किलो होता है, उसकी मात्रा बहुत ही कम हो जाएगी कि आमतौर पे अगर हम 30-40 ग्राम खनिज एक बड़े जानवर को दे रहे हैं, एक भेड़ बकरी जो कि बड़ी हो चुकी है उसको दे रहे हैं, तो हमें 10 ग्राम ही डालने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि 30% तक प्रोटीन रहता है नीलोम्बो में। वैसे ही ये एक और जल सामग्री है जिसे हम अपने भेड़ बकरियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 20% प्रोटीन रहता है। वैसे ही पॉलीगोनम आप देख सकते हैं, इसमें 26% तक प्रोटीन रहता है। अब चारे के स्रोत में हम पेड़ की पत्तियां भी खिला सकते हैं। ये कहा जाता है कि 4% से ज्यादा टेनिन्स हो तो वो नुकसानदेह होते हैं और आपको पता है कि भेड़ नीचे से खाती है, इसे ग्रेजर कहा जाता है, और बकरी ऊपर से खाना पसंद करती है जिसे ब्रोजर कहा जाता है। और बकरियों को पत्ते ज्यादा भी हो जाए, 4% से ज्यादा टेनिन्स भी चले जाएं तो वो पचा लेती हैं, क्योंकि उनमें उनके र्यूमन में उनके, जैसे मैंने आपको बोला कि उसके पेट के 4 भाग होते हैं, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। बकरी के र्यूमन में एक टैनिन डिग्रेडिंग बैक्टीरिया होता है जो कि टैनिन का इस्तेमाल, उसको टैनिन को तोड़ देता है और उसका गलत प्रभाव नहीं पड़ने देता। वैसे ही आप देख सकते हैं कि कीकड़ की बात करें, 12% तक प्रोटीन रहता है इसमें। आप सिरिंग की बात करो, 20% रहता है। आप धमन की बात करो, 17% प्रोटीन है। आप सुबबुल की बात करो, उसमें 24% तक प्रोटीन रहता है। आम की बात करो, नीम की बात करो, आप दूध की बात करो या बैर की बात करो, इन सब में आप देख रहे हैं कि लगभग ज्यादातर में 11% से ऊपर प्रोटीन है। और बकरी को या भेड़ को अपने राशन में वो जो TMR जो सर भी बात कर रहे थे, उसमें 12-13% प्रोटीन ही चाहिए होता है और आप देख रहे हैं कि इसमें 11% से ऊपर प्रोटीन है इन पत्तियों में। अब आगे बढ़ते हुए बात करें कि जब हमारे पास चारा अधिक हो, कुछ एरिया होते हैं, कुछ जगहें होती हैं जहां पे चारा हमें ज्यादा बनता है और वो चारा वेस्ट जाता है या जबरदस्ती हम जानवर को खिला देते हैं। एक और मैं आपको बात करूं, जैसे मैंने आपको बोला कि 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से हमें बंडा देना है, तो अगर हम 1 किलो लेग्यूम फलीदार चारा दे रहे हैं तो 100 ग्राम बंडा हम कम कर सकते हैं। सूखी घास वह होगी कि जिसमें हम चारे को, जैसे लेग्यूम की फलियों वाले चारे की बात करें, फूल जब आने शुरू हो जाएं, उस वक्त कटाई करके उसको सुखाया जाता है ताकि उसमें नमी जो है 14% से कम आ जाए। वह घास को सूखी घास कहते हैं और अंग्रेजी में इसे hay कहा जाता है। वह पेड़, वह चारा जिसके तने पतले हो, उनका हे अच्छा बनता है। फलीदार की बात करें तो ल्यूसन का हे बहुत बढ़िया बनता है और वैसे ही अनाज वाले चारे की बात करें तो उसमें ओट का हे, जिसे जवी कहते हैं, जवी का हे बहुत अच्छा बनता है। घास बनाने के 2 तरीके हैं, एक पारंपरिक विधि आ गई और एक नई यंत्रीकृत तकनीक से बना सकते हैं। पारंपरिक विधि में क्या हो गया कि हमने एक विशेष अवस्था में चारे को काटा, उसके बाद उसको
थोड़ा सा हल्का सा सुखाने के बाद उसको उसकी ढेरियां छोटे छोटे कुन्नू बनाए जाते हैं, जिसे इंग्लिश में विड्रो कहते हैं। ये छोटे छोटे इतने इतने से कुन्नू बनाए जाते हैं और इन कुन्नुओं को सुखा के फिर एक इस हिसाब से गाढ़ा बनाया जाता है। ये आ गई हमारी पारंपरिक वृद्धि। और यंत्रीकृत तकनीक की बात करें तो उसमें सबसे पहले घास को मशीन से काटा जाता है। ये सुखाने के तरीके आगे पारंपरिक विधि में कि हम 3 लकड़ियों को जोड़ के इस हिसाब से एक वो बना लेंगे और इसमें छोटे-छोटे जो मैं कुन्नू कह रहा था, इसमें सुखाया जाता है। वैसे ही हम दीवारों पे या पेड़ों पे या छत के पे भी सुखा सकते हैं और उसके बाद हम उसका गाढ़ा बना लेंगे। या गाढ़ा नहीं भी बनाया तो हम पेड़ों पे ही लटका देंगे इस हिसाब से कि बारिश आए तो ऊपर-ऊपर से निकल जाए। नई तकनीक में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें घास को काटने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम मशीन से काटेंगे, जिसे मोइंग कहा जाता है। मोइंग करने के बाद हम उसकी थ्रेडिंग करेंगे, उसको बिखेरेंगे ताकि वो जल्दी से सूखे, आगे-पीछे करेंगे और ये यंत्र आप देख सकते हैं, इसके इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ गई रेकिंग की, इसको इकट्ठा करना, अ, आगे-पीछे घुमा के सुखाने के बाद और उसके बाद इसकी बेलिंग की जाती है। ये रेकिंग आप देख सकते हैं। बेलिंग आ गई कि एक ऐसी मशीन जिससे हम अ, कटी हुई घास को जो हमने सुखा के रखी है, उसको एक आकार में लपेटते हैं। वो चौकस आकार हो गया या कोई दूसरे आकार में भी हम उसको लपेट सकते हैं। जैसे आप ये एक चौकस आकार देख रहे हैं, ये तो हाथ वाली मशीन से आ गया कि हम घास को इसमें डाल के ऊपर से ज़ोर लगा के यहाँ से रस्सी डाल देंगे और ऊपर से जब ज़ोर लगाया और यहाँ से रस्सी बाँध देंगे और इसको हम सँभाल के रख लेंगे ताकि उस समय के लिए जब हमारे पास घास नहीं है, हरा नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला कि अक्टूबर-नवंबर में हरे की कमी रहती है, वैसे ही मई-जून में कमी रहती है। और खरीफ में जो हम मक्की, चरा या कॉफी उगाते हैं, अगर हमारे पास एश्योर्ड इरिगेशन है कि हमारे पास हम पानी दे सकते हैं, तो इन फसलों को हम फ़रवरी-मार्च में भी उगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस हिसाब से हम कम जगह पे एक बड़ी मात्रा के हरे चारे को हम सुखा सकते हैं। ये मशीन आप देख सकते हो, बेलिंग मशीन, जिसे हमने ये एक बेल बनाए जाते हैं, इसमें एक कम जगह पे, कम आकार में हम बहुत ज़्यादा चारा की संभाल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो कि अगर हम एक अच्छी अवस्था में काटेंगे, क्योंकि उस टाइम उसमें वक़्त पौष्टिक तत्व अधिक रहते हैं और उसको हम अच्छे से सुखाएँगे और अच्छे से बाँध के रखेंगे, तो उसका रंग जो है हल्का-हल्का सा हरा रहता है। और अगर ये सूख गया है तो इसका मतलब कि इसमें पौष्टिक तत्व अब कम हो चुके हैं।